हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार रजक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है महाराष्ट्र सर्किल में 2022 में जो एमटीएस या पोस्टमैन या मेल गार्ड के लिए जो एग्ज़ाम हुआ था, आज हम लोग उसके पेपर फर्स्ट को सॉल्व करेंगे, जानेंगे कि उसमें कैसा क्वेश्चन पेपर आया था और उनको हल करने की कोशिश करेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है कि कौन से राज्य मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल महाराष्ट्र सर्किल के प्रशासनिक नियंत्रण में आते हैं। प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपसे पूछा गया कि कौन से राज्य मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल महाराष्ट्र सर्किल, यानी कि जो महाराष्ट्र सर्किल है उसके जो चीफ पोस्ट मास्टर है, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, उनके अंडर में कौन से राज्य आते हैं, ये आपसे पूछा गया है। यानी कि महाराष्ट्र सर्किल है, उनके हेड कौन होते हैं, सीपीएमजी, यानी कि हेड ऑफ द सर्किल कौन होते हैं, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल। तो प्रश्न में आपसे ये पूछा गया कि इस सीपीएमजी के अंडर में कौन कौन से राज्य आते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो सही आंसर होगा वो होगा कि जो महाराष्ट्र सर्किल है उसमें, महाराष्ट्र जो पोस्टल सर्किल है उसमें महाराष्ट्र राज्य आता है। एक तो महाराष्ट्र राज्य आता है, दूसरा ये गोवा का क्षेत्र भी शामिल करता है। कौन सा? गोवा का क्षेत्र, यानी कि गोवा राज्य और महाराष्ट्र राज्य दोनों ही महाराष्ट्र सर्किल के अंडर में आते हैं। इसलिए इस प्रश्न के लिए जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र एंड गोवा। टोटल 6 ऐसे सर्किल्स हैं जो कि अपने राज्य की सीमाओं, यानी कि जैसे राजस्थान सर्किल है तो ये अपने राजस्थान राज्य की सीमाओं को कवर करता है। यूपी सर्किल है तो यूपी की जो स्टेट है उसकी जो सीमाएं है वहां तक उसका एरिया है। तो इसी तरीके से टोटल 6 ऐसे सर्किल्स हैं जो अपने राज्य की सीमाओं के अलावा अन्य जो क्षेत्र हैं, अन्य जो रीजन्स हैं, यानी कि अपना राज्य की सीमा, उसके अलावा अन्य क्षेत्र, कई बार अन्य यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेशों पर भी, वो केंद्र शासित जो प्रदेश हैं उन पर भी अपना प्रशासनिक नियंत्रण रखते हैं। तो उन 6 जो सर्कल्स हैं उनके बारे में हम लोग अलग से चर्चा करेंगे। प्रश्न के लिए सही आंसर क्या है, तो महाराष्ट्र सर्कल के अंडर में महाराष्ट्र राज्य के अलावा गोवा का क्षेत्र भी शामिल है, इसलिए इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरे प्रश्न में पूछा गया है कि प्रथम श्रेणी प्रधान डाकघर का प्रभारी कौन होता है। यानी कि जो फर्स्ट क्लास के हेड पोस्ट ऑफिस होती हैं, फर्स्ट क्लास की जो एचओ होती हैं, इनके इंचार्ज कौन होते हैं, तो इनके इंचार्ज होते हैं फर्स्ट क्लास के हेड पोस्ट मास्टर। फर्स्ट क्लास के हेड पोस्ट मास्टर। ऑप्शंस में आपको क्या दिया हुआ है, अराजपत्रित अधिकारी, नॉन गजेटेड ऑफिसर्स। ये गलत है क्योंकि जो फर्स्ट क्लास के जो हेड पोस्ट ऑफिस हैं, फर्स्ट क्लास की जो हेड पोस्ट ऑफिस हैं वो गजेटेड ऑफिसर्स के अंडर में आती हैं, राजपत्रित अधिकारी के अंडर में आती हैं, जो कौन हो सकते हैं, फर्स्ट क्लास के हेड पोस्ट मास्टर हो सकते हैं या चीफ पोस्ट मास्टर भी जिन्हें कहा जाता है। यानी कि फर्स्ट क्लास के जो हेड पोस्ट मास्टर हैं, फर्स्ट क्लास के जो हेड पोस्ट मास्टर है, फर्स्ट क्लास के जो हेड पोस्ट मास्टर है, इन्हें चीफ पोस्ट मास्टर के नाम से भी जानते हैं, चीफ पोस्ट मास्टर के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा इनको सीनियर टाइम स्केल ऑफिसर, सीनियर टाइम स्केल ऑफिसर के नाम से भी जानते हैं और इनको गजेटेड ऑफिसर्स के रूप में भी जाना जाता है। यानी कि आप लोग इन बातों का ध्यान रखें कि फर्स्ट क्लास के जो इंचार्ज होते हैं वो फर्स्ट क्लास के हेड पोस्ट मास्टर, अगर आपका ऑप्शन में है तो उसको टिक करेंगे, ऑप्शन में चीफ पोस्ट मास्टर है तो उसको टिक करेंगे, ऑप्शन में सीनियर टाइम स्केल ऑफिसर है तो उसको टिक करेंगे और ऑप्शन में गजेटेड ऑफिसर है तो आप लोग उसको टिक करेंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया कि डाक विभाग से भाड़े पर फ्रैंकिंग मशीन के उपयोग के लिए वैध लाइसेंस जारी करने के लिए कौन प्राधिकृत है। यानी कि जो फ्रैंकिंग मशीन है उसका लाइसेंस कौन जारी करता है। सिंपल आपसे ये प्रश्न पूछा गया है, तो लाइसेंस कौन जारी करता है फ्रैंकिंग मशीन का, तो वो करते हैं मंडल प्रमुख। मंडल प्रमुख कौन हो सकते हैं, तो मंडल प्रमुख एसएसपी हो सकते हैं या एसपी हो सकते हैं। जो डिविजन्स ए कैटेगरी के हैं
उनके जो इंचार्ज होते हैं वो एसएसपी होते हैं। जो डिविजन्स बी कैटेगरी के होते हैं उनके इंचार्ज होते हैं सुप्रीडेंट यानी कि एसपी होते हैं। तो प्रश्न में ऑप्शंस क्या है? पोस्ट मास्टर जनरल, जो कि गलत है। ऑप्शन में बी है, बी ऑप्शन में है निदेशक डाक सेवाएं, जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर सी मंडल प्रमुख, यही आपका आंसर होगा। फ्रैंकिंग मशीन का लाइसेंस कौन जारी करते हैं? मंडल प्रमुख जारी करते हैं। जब भी फ्रैंकिंग मशीन का लाइसेंस दिया जाता है तो उस समय यह बताया जाता है कि इन जो फ्रैंक्ड मशीन के जो आर्टिकल्स हैं, जिनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं फ्रैंक्ड आर्टिकल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्रैंक्ड आर्टिकल कहा जाता है। इन फ्रैंक्ड आर्टिकल को टोटल 2 पोस्ट ऑफिस में पोस्ट किया जा सकता है और इसका जो विवरण है, कौन कौन सी 2 पोस्ट ऑफिस होंगी, इसका जो विवरण है वो आपका लाइसेंस में दिया हुआ होता है। अगर इनके अलावा कहीं अन्य जगह पोस्ट करते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं किए जाते हैं। अगर गलती से किसी फ्रैंक्ड आर्टिकल को, यानी कि ऐसा आर्टिकल जिस पर फ्रैंकिंग मशीन की छाप है, उसको लेटर बॉक्स में अगर पोस्ट कर दिया तो उस लेटर बॉक्स में पोस्ट किए गए मशीन फ्रैंक्ड के आर्टिकल को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, यह प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो उसे अनपेड आर्टिकल की तरह ट्रीट किया जाता है। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखेंगे। फ्रैंकिंग मशीन की छाप कैसी होती है? तो फ्रैंकिंग मशीन की छाप रेड कलर की होती है। फ्रैंकिंग मशीन से संबंधित जो 2 शब्द हैं वो कौन से हैं? पहला है वैल्यू डाई और दूसरा है लाइसेंस डाई। दूसरा है लाइसेंस डाई। फ्रैंकिंग मशीन कैसी मशीन होती है? तो फ्रैंकिंग मशीन एक स्टाम्पिंग मशीन होती है। स्टाम्पिंग मशीन होती है। ये जो सभी प्रश्न है आपसे पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, चौथे प्रश्न में पूछा गया कि फ्रैंक की गई निम्नलिखित डाक वस्तुओं को अदत्त माना जाएगा, यानी कि ऐसे आर्टिकल जिन पर फ्रैंकिंग मशीन की छाप लगी है उनको अनपेड किन किन कंडीशंस में माना जाता है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो एक कंडीशन के बारे में हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया था कि अगर फ्रैंक्ड आर्टिकल को लेटर बॉक्स में पोस्ट करते हैं तो उन्हें अनपेड माना जाता है। इसके अलावा जैसे ये कोई पोस्टल आर्टिकल है और इस पर फ्रैंकिंग मशीन की छाप लगाई गई है और इस छाप में अगर डेट पहले की हो, यानी कि पूर्ववर्ती डेट हो, पहले की डेट हो, पूर्ववर्ती या बाद की डेट हो, दोनों ही केसेस में इस आर्टिकल को अनपेड माना जाएगा। और तीसरी कंडीशन है कि अगर आर्टिकल को लेटर बॉक्स में पोस्ट कर दिया तब भी इसे अनपेड माना जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, 5वें प्रश्न में पूछा गया कि लिफाफे की पत्ती वाली बाजू पर डाक टिकट लगानी चाहिए। ये पोस्टल आर्टिकल है और इसमें यह पूछा गया है कि जो लिफाफा है, जिस तरफ एड्रेस लिखा गया है वहां पर किस स्थान पर डाक टिकट लगानी है। तो ये एक लिफाफा है मान लेते हैं और इस पर डाक टिकट लगाने का जो सही तरीका है वो ये है कि जिस तरफ पता लिखा हुआ है उसका जो राइट हैंड साइड का जो टॉप मोस्ट का जो कॉर्नर है, यानी कि राइट हैंड साइड ये वाली हो गई, आधा हाफ हो गया इसका राइट हैंड साइड। इसका भी जो ऊपर वाला कोना है यहां पर डाक टिकट लगनी चाहिए और जो नीचे वाला जो हिस्सा है यहां पर प्राप्तकर्ता का एड्रेस लिखा जाता है। तो डाक टिकट कहां पर लगाई जाएंगी? तो जिस तरफ पता लिखा है उसका जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड का टॉप कॉर्नर, यानी कि दाहिने कोने के शीर्ष पर, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर बी में दाहिने कोने के नीचे की ओर, गलत है। ऑप्शन नंबर बी के बाद सी, बाएं कोने के शीर्ष पर, बाएं हाथ पर नहीं लगाते हैं। ऑप्शन नंबर डी बाएं कोने के नीचे की ओर, ये गलत है। ऑप्शन नंबर 1 में है कि राइट हैंड का जो टॉप कॉर्नर है वहां पर लगेगी आपकी डेट स्टैम्प्स। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। प्रश्न आपसे यह पूछा गया है कि पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के किस क्लॉज में या किस रूल में डाक टिकट चिपकाने का जो सही तरीका है वो वर्णित किया गया है, यानी कि कहां पर ये रूल्स है कि डाक टिकट को कैसे लगाना है, इस संबंध में रूल्स कहां पर लिखे हुए हैं। ऑप्शन नंबर 1 में है 15, ऑप्शन नंबर बी में है 16, ऑप्शन नंबर सी में है 17, ऑप्शन नंबर सी में है क्लॉज नंबर 23। तो क्लॉज नंबर जो 23 है पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 का, उसमें डाक टिकट चिपकाने का जो सही तरीका है उसके बारे में बताया गया है और यह प्रश्न आपसे प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, पिछले वर्षों में यह प्रश्न आपसे पूछा गया है, इसका भी आप लोग ध्यान रखेंगे। क्लॉज नंबर 15 किससे संबंधित है? क्लॉज नंबर 15 है पैकिंग से संबंधित। पैकिंग संबंधी जो रूल्स हैं वो पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के रूल नंबर 15 में है। 16वें नंबर में है कि जो डाक टिकट को सील कैसे करते हैं उस संबंधी नियम्स हैं और 17 में है कि कॉइन्स को किस तरीके से पोस्ट करते हैं, वो सारे रूल्स हैं। तो रूल्स को भी कुछ जो इंपॉर्टेंट है उनको आप लोग ध्यान रखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 6, छठवें प्रश्न में पूछा गया कि सेना में सेवारत रक्षा कर्मियों के लिए डाक के नाम होना चाहिए। यानी कि जो लोग सेना में काम कर रहे हैं, सेना में जो लोग सेवाएं दे रहे हैं, आर्मी में है, उनकी जो डाक है वो कौन से एड्रेस पर जाती है? तो उनकी जो डाक है वो केयर ऑफ 56 APO आर्मी पोस्ट ऑफिस या 99 APO आर्मी पोस्ट ऑफिस के एड्रेस पर जाती है। तो ऑप्शंस में देखें, ऑप्शन नंबर ए 57 APO गलत है, ऑप्शन नंबर बी 56 APO बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी 36 APO गलत है और ऑप्शन नंबर डी 96 APO गलत है। तो जो सेना में जो लोग काम करते हैं, आर्मी में जो लोग काम करते हैं, उनकी डाक 56 APO या 99 APO केयर ऑफ करके जाती है। आप लोग दोनों को याद रखें, दोनों भी पूछे जा सकते हैं, दोनों में से कोई एक पूछा जा सकता है। इस प्रश्न के लिए सही आंसर 56 APO यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न आपसे एक बार यह पूछा गया था कि जो 56 APO है उसका पिन कोड क्या है? आप लोगों से यह प्रश्न पूछा गया था, 56 APO का पिन कोड क्या है? या आपसे प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि 99 APO का पिन कोड क्या है? तो दोनों ही प्रश्नों के लिए आप लोग आंसर लिख लें। आंसर लिखने, पिन कोड कितने अंक का होता है? सबसे पहले आप लोग इस बात का ध्यान रखें। तो पिन कोड आपका होता है टोटल 6 अंक का। टोटल कितने अंक का होता है? 6 अंक का होता है। और पिन कोड की शुरुआत कब हुई थी? तो पिन कोड की जो शुरुआत है वो 15 अगस्त 1972 को हुई थी। इन प्रश्नों को भी आप लोग ध्यान रखें, ये भी पूछे गए हैं। तो 56 APO का पिन कोड क्या है? 9000, उसके बाद में 56। 99 APO का क्या है? 9000, बाद में है 99। इस तरीके से आप लोग पिन कोड को भी याद रखें। पिन कोड 6 अंक का होता है, इसका भी आप लोग ध्यान रखें। और पिन कोड की जो शुरुआत है वो 15 अगस्त 1972 को हुई थी, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, सातवें प्रश्न में पूछा गया पोस्ट बॉक्स के माध्यम से डाक वस्तुओं की निम्नलिखित श्रेणी का वितरण किया जाता है। पोस्ट बॉक्स के माध्यम से कौन से आर्टिकल्स की डिलीवरी की जाती है? आपसे यह प्रश्न पूछा गया है। तो पोस्ट बॉक्स के माध्यम से अपंजीकृत कौन सी डाक? अपंजीकृत और पूरी तरीके से प्रीपेड यानी कि पूर्ण भुगतान वाले, प्रीपेड पूरी तरीके से भुगतान वाले जो अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स हैं लेटर मेल के, उन्हें डिलीवर किया जाता है पोस्ट बॉक्स के माध्यम से। पोस्ट बॉक्स के माध्यम से अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स जो कि फुली प्रीपेड हो, जिनका पूरा भुगतान हो चुका हो, किसी प्रकार की कोई पेंडेंसी ना हो, और वो अनरजिस्टर्ड आर्टिकल होने चाहिए। किसके होने चाहिए? लेटर मेल के होने चाहिए, पार्सल मेल के नहीं होने चाहिए। तो ये कंडीशन है पोस्ट बॉक्स के लिए। ऑप्शन नंबर 1 में रजिस्टर्ड गलत, ऑप्शन नंबर बी इंश्योर्ड गलत, ऑप्शन नंबर सी रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर सही है, ऑप्शन नंबर डी मनी ऑर्डर गलत। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर क्या होगा? इस प्रश्न के लिए जो सही आंसर होगा वो होगा रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर। आप लोग इस बात का ध्यान रखें। और इस संबंध में जो एक्स्ट्रा पॉइंट है उनको भी आप लोग लिख लें। और एक्स्ट्रा पॉइंट्स में सबसे पहले है कि पोस्ट बॉक्स का जिक्र पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट फर्स्ट के किस क्लॉज में है? सबसे पहले आपसे यह प्रश्न पूछा गया है, पोस्ट बॉक्स का जिक्र पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट फर्स्ट के किस क्लॉज में है? तो पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट फर्स्ट का जो रूल नंबर 55 है, क्लॉज नंबर 55 है, उसमें पोस्ट बॉक्स से संबंधित नियम है, और क्लॉज नंबर 56 में पोस्ट बैग से संबंधित नियम है। तो दोनों ही क्लॉज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। उसके बाद में पोस्ट बॉक्स की जो सुविधा है वो कहां पर उपलब्ध होती है? तो पोस्ट बॉक्स की सुविधा कुछ चुनिंदा डाकघरों में होती है। किन में होती है? चुनिंदा डाकघरों में होती है। और इन चुनिंदा डाकघरों को कौन निर्धारित करता है कि कौन से डाकघर में पोस्ट बॉक्स की सुविधा होगी? तो ये निर्णय करने का जो अधिकार है वो हेड ऑफ द सर्किल यानी कि CPMG चीफ पोस्ट मास्टर जनरल को होता है। इसके अलावा और क्या इंफॉर्मेशन है कि जो फुली प्रीपेड अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स है लेटर मेल के, उनमें कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं, कौन कौन सी कैटेगरीज आती हैं? तो सबसे पहले है लेटर्स। इसके अलावा है इनलैंड लेटर कार्ड जिसे शॉर्ट में हम लोग ILC बोलते हैं। इसके अलावा है पोस्ट कार्ड जिसे हम लोग शॉर्ट में PC कहते हैं। और इसके अलावा और क्या भेज सकते हैं पोस्ट बॉक्स के माध्यम से? तो वो है एयरोग्राम। और इनके अलावा और क्या भेजा जा सकता है? तो रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर जिसे शॉर्ट में हम लोग RN कहते हैं। और इसके अलावा बुक्स, इसके अलावा और क्या भेज सकते हैं हम लोग? बुक्स को भेज सकते हैं, किताबों को भेज सकते हैं। इन सभी पर पोस्ट बॉक्स का नंबर होना चाहिए। और इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स किनके कहा जाता है? लेटर मेल के कहा जाता है, पार्सल मेल के नहीं कहा जाता है।
तो आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स हैं, फुली प्रीपेड है, किसके हैं, लेटर मेल के या पार्सल मेल के? तो लेटर मेल के होते हैं। लेटर मेल की कौन कौन सी कैटेगरी? लेटर्स, आईएलसी, पोस्ट कार्ड, एयरोग्राम, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर और बुक्स, ये सभी पोस्ट बॉक्स के माध्यम से डिलीवर्ड की जाती है। तो सारी चीजों का आप लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, 8वें प्रश्न में पूछा गया है कि पंजीकृत समाचार पत्र, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर की पोस्टिंग की तिथि या दिन में परिवर्तन के मामले में उस स्थान के डाकपाल को कितने दिन का नोटिस दिया जाएगा? प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि जो रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर है उसकी जो पोस्टिंग की डेट है उसमें अगर कोई चेंज करना है या पोस्टिंग की जो डेट है उसमें चेंज करना है या किसी दिन में परिवर्तन करना है, तो जो संबंधित पोस्ट मास्टर है उसे कितने दिन का नोटिस दिया जाएगा? तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर क्या है? 3 दिन का नोटिस दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, 9वें प्रश्न में पूछा गया है कि सेवा डाक टिकटों का उपयोग करने वाले, सेवा डाक टिकट से मतलब है सर्विस पोस्टेज स्टैंप्स, सेवा डाक टिकट। आप लोग ध्यान रखेंगे इस शब्द का, बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है। सेवा डाक टिकटों का उपयोग करने के लिए प्राधिकृत सरकारी अधिकारी कौन है? सरकारी अधिकारी द्वारा डाक में डाले जाने वाली सरकारी डाक वस्तुओं पर निम्नलिखित अभिलेख होना चाहिए। प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहा है? प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि सर्विस डाक टिकट, सर्विस पोस्टेज स्टैंप्स का यूज करने वाले ऐसे लोग, ऐसे सरकारी अधिकारी जो कि ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल भेजने के लिए ऑथोराइज हैं, वो किस शब्द का इस्तेमाल करते हैं? आपसे यह प्रश्न पूछा गया है। तो सर्विस पोस्टेज स्टैंप्स की बात करें तो इसे चुनिंदा सरकारी अधिकारी और अन्य प्राइवेट लोग या अन्य प्रतिष्ठित लोग ही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं सेवा डाक टिकटों का। जो लोग सेवा डाक टिकटों का इस्तेमाल कर सकते हैं सरकारी अधिकारी हैं, ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल भेजना चाहते हैं तो वो अपनी डाक पर OIGS, ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। वहीं अन्य लोग अगर इसे भेजेंगे तो वो एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं और वो शब्द है ऑन सर्विस। किस शब्द का इस्तेमाल करते हैं? वो ऑन सर्विस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। दोनों ही प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। सरकारी अधिकारी पोस्ट करेंगे तो OIGS, ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, अन्य लोग पोस्ट करेंगे तो ऑन सर्विस वर्ड का इस्तेमाल वो करते हैं। आप लोग इस बात का ध्यान रखेंगे। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर क्या होगा? ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस, जिसे शॉर्ट में हम लोग OIGS भी कहते हैं, ये इसका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। प्रश्न एक आपसे बहुत अच्छा ये पूछा गया है कि ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट फर्स्ट के किस सेक्शन में है? ऑप्शन नंबर ए सेक्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर बी सेक्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर सी सेक्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर डी सेक्शन नंबर 4। तो ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल का जिक्र पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट फर्स्ट के सेक्शन नंबर 3 से है। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। 4 में कौन है? 4 में है प्रोहिबिटेड आर्टिकल से संबंधित नियम, दूसरे नंबर के सेक्शन में क्या है? लेटर पोस्ट और पार्सल पोस्ट से संबंधित है। और पहला किससे संबंधित है? पहला है जनरल, यानी कि सामान्य जो नियम है उनसे संबंधित है। आप लोग इन सेक्शंस के नामों का भी ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, 10वें प्रश्न में पूछा गया है कि भारत शासन सेवार्थ चिन्हित डाक वस्तु का वितरण और पुनः प्रेषण प्रेषित के दिए गए द्वारा नियंत्रण होते हैं। यानी कि अगर किसी डाक वस्तु पर यह लिखा हुआ है ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस लिखा हुआ है या लिखा हुआ है ऑन सर्विस, और इन आर्टिकल्स की डिलीवरी करनी है या रीडायरेक्शन करना है, तो इनके लिए क्या होना कंपलसरी है? तो जो ऑफिशियल डेजिग्नेशंस हैं जो लोग भेजते हैं उसका जो शासकीय पदनाम है, ऑफिशियल डेजिग्नेशन है, उसका होना कंपलसरी है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 11वें प्रश्न में पूछा गया है 11वें प्रश्न में पूछा गया है कि एक अलग बीमित पत्र थैले को एक अलग थैले के रूप में बंद किया जाता है जहां बीमित पत्रों और IB की संख्या से अधिक होती है। इसमें यह पूछा जा रहा है कि एक सेपरेट इंश्योर्ड लेटर बैग है,
उसे क्लोज किया गया है। कैसे? सेपरेट ड्यू बैग की तरह उसे बंद किया जा रहा है। तो उस समय पर उस बैग में इंश्योर्ड आर्टिकल और आईबी इंश्योर्ड लेटर्स एंड इंश्योर्ड बैग्स अधिकतम कितने होने चाहिए? अधिकतम नहीं, न्यूनतम मान सकते हैं, या कितने से अधिक होने चाहिए। प्रश्न कैसे है कि न्यूनतम की बात करें या कितने से अधिक होने चाहिए। तो इस प्रश्न के लिए जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 10 से अधिक इंश्योर्ड लेटर्स या इंश्योर्ड बैग्स होने चाहिए, तभी सेपरेट ड्यू बैग बनेगा। किसका? इंश्योर्ड लेटर बैग का। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। इसका आंसर होगा मोर देन 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12वें प्रश्न में पूछा गया कि अंतर्देशीय डाक द्वारा निम्नलिखित डाक वस्तुओं का पारेषण निषिद्ध नहीं है। इनलैंड पोस्ट के माध्यम से कौन से आर्टिकल्स को प्रोहिबिटेड नहीं किया गया है, यानी कि नॉट प्रोहिबिटेड का क्या मतलब है? आप लोग इस शब्द का ध्यान रखेंगे। नॉट प्रोहिबिटेड या हिंदी में लिखें निषिद्ध नहीं, दोनों का मीनिंग समझ लें और आपका आंसर है वो सही हो जाएगा, कभी मिस्टेक नहीं होगी। नॉट प्रोहिबिटेड, नॉट का मतलब हो गया नहीं, प्रोहिबिटेड का मतलब है कि जिसके लिए मनाही हो, यानी कि एक तरीके से नेगेटिव वर्ड है। और निषिद्ध का भी मीन्स क्या है? प्रोहिबिटेड को हिंदी में निषिद्ध बोलते हैं। निषिद्ध का मतलब है कि कोई काम नहीं करना है, और 2 बार नहीं आ गया इसका मतलब वो काम होगा। इस तरीके से आप लोग इस प्रश्न को समझ सकते हैं, तब आप लोग इसका आंसर सही ढंग से दे पाएंगे। निषिद्ध नहीं का मतलब क्या है? निषिद्ध का मतलब है कि कोई काम नहीं करना है, और निषिद्ध नहीं है इसका मतलब यह है कि काम वो होगा ही होगा। ऑप्शन नंबर 1 को देखें। ऑप्शन नंबर 1 में कुछ भी जो वर्तमान में लागू किसी विधि के प्रावधानों के अनुसार भेजा जाता है, यानी कि कोई भी आर्टिकल जिसके अंदर ऐसी कोई सामग्री है जो उस समय के रूल्स एंड रेगुलेशंस, नियम और कानूनों को फॉलो करती है, उनके अकॉर्डिंग चलती है, तो उस डाक को रोका नहीं जाता है, वो डाक निषिद्ध नहीं है। और आपसे प्रश्न में भी क्या पूछा जा रहा है? नॉट प्रोहिबिटेड, निषिद्ध नहीं है, यही आपसे पूछा जा रहा है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, आप लोग इसका टिक लगा ले। ऑप्शन नंबर बी में क्या है आप लोग ये भी देखें। ऑप्शन नंबर बी में कि कोई अश्लील या अशोभनीय मुद्रण, यानी कि कुछ अश्लील चीज है उसे हम लोग नहीं भेज सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाता प्रोहिबिटेड क्या है, तो यही प्रोहिबिटेड है, इसे हम लोग नहीं भेज सकते हैं। कोई अश्लील चीज नहीं भेज सकते हैं बाई पोस्ट, कोई अशोभनीय मुद्रण वाली चीज हम लोग बाई पोस्ट नहीं भेज सकते हैं। और इसके अलावा ऑप्शन नंबर सी में एक्सप्लोजिव, यानी कि कोई भी विस्फोटक सामग्री हम लोग नहीं भेज सकते हैं, तो ये भी प्रोहिबिटेड है, इसे हम लोग, ये भी निषिद्ध है, इसे नहीं भेज सकते हैं। और ऑप्शन नंबर डी को भी देखें कि कोई भी नुकीला उपकरण जो कि सही ढंग से उसकी पैकिंग नहीं की, संरक्षित नहीं किया गया है, यानी कि नुकीला आपका कोई उपकरण है, इस तरीके से आप लोग माने कि यहां से ये कोना है, अगर ये नुकीला है तो ये कहीं ना कहीं डाक वस्तु को भी नुकसान करेगा, और इसके अलावा डाक कर्मियों को भी नुकसान करेगा, कहीं ना कहीं चोट पहुंचाएगा, इसलिए ये भी प्रोहिबिटेड है, ये भी निषिद्ध होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर, यानी कि ये निषिद्ध नहीं है। और कई बार आपसे क्या प्रश्न पूछता है, यहां पर आपसे दे देगा कि कुछ भी जो वर्तमान में लागू किसी विधि के प्रावधानों के अनुसार नहीं भेजा जाता है, और ऑप्शन नंबर डी को क्या करेगा वो, ऑप्शन नंबर डी में ये चेंज करेगा वो कि कोई भी शार्प डॉक्यूमेंट है, कोई भी शार्प इंस्ट्रूमेंट है, कोई भी नुकीला उपकरण है, लेकिन उसको सही ढंग से प्रोटेक्ट कर दिया तो उससे हम लोग भेज सकते हैं। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इस तरीके से भी इसी प्रश्न को घुमा के थोड़ा सा पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 13वें प्रश्न में है, पोस्टिंग के कार्यालय में पाई गई ऐसी डाक वस्तु जो पिन लगाकर बंद की गई हो को माना जाएगा, यानी कि एक आर्टिकल है और उस आर्टिकल पर किसी व्यक्ति ने उसको पिन लगा दी। पिन से मतलब है जैसे आप लोग आल पिन यूज करते हो, या आप लोगों ने स्टेपलर कभी यूज की हो, तो स्टेपलर जब हम लोग यूज करते हैं तो जो पिन्स होती हैं उनको कई बार हम लोग डाक को बंद करने के लिए उसका हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। यानी कि इस तरीके से आप लोग समझे कि ये आपका लिफाफा है और ये इस तरफ से खुला हुआ है, और आप लोगों ने स्टेपलर से यहां पर 2 से 3 पिन लगा दी। तो ऐसे आर्टिकल्स को क्या किया जाता है, कई बार मोस्टली केसेस में हमारे यहाँ पोस्ट ऑफिस में इस डाक को भेज दिया जाता है, किसके पास है, प्राप्तकर्ता के पास में। लेकिन रूलिंग क्या है इस संबंध में, इस संबंध में नियम ये है कि, इस संबंध में नियम क्या है उसको देख लें। इस संबंध में नियम ये है कि अगर ऐसा कोई आर्टिकल मिल जाता है
तो सबसे पहले उसे एक बार प्रेषक के लिए लौटाया जाएगा। आर्टिकल जो कि पिन के साथ में लगा हुआ है, एक बार सेंडर के लिए भेजा जाता है, एक बार उसे प्रेषक के लिए भेजा जाता है, और ये अनियमितता बार बार दोहराई जाती है, तो उस केस में क्या करते हैं, उस केस में इस डाक वस्तु को आरएलओ भेज सकते हैं। यानी कि मान लो कि आपके पास में कोई बुकिंग करने के लिए आया, कोई आर्टिकल लेके आया स्पीड पोस्ट का, और उस पर पिन लगी हुई है, तो आप लोग उस पिन को निकाल करके एक बार उस आर्टिकल को किसको दे दोगे, उस आर्टिकल को प्रेषक को दे दोगे, और उससे कहोगे कि इसे अन्य किसी माध्यम यानी कि गोंद या टेप गोंद वगैरह से इसको आप लोग चिपका सकते हैं, ये कह सकते हो। यानी कि आप लोग किसे दे सकते हो, रिटर्न टू द सेंडर कर सकते हो एक बार के लिए। ऑप्शन नंबर सी होगा आपके लिए सही आंसर। मान लो कि आपके हाथ से ये आर्टिकल निकल गया, यानी कि बुकिंग करते समय ये आर्टिकल आपके हाथ से निकल गया, और ये आर्टिकल अभी ट्रांसमिट हो रहा है कहीं पर भी, अब बीच में इसका पता चल जाता है, यानी कि जहां पहुंचना है उससे पहले अगर इस आर्टिकल को किसी ने पकड़ लिया तो इसे आरएलओ भेजा जा सकता है। यानी कि अगर बीच में पकड़ लिया जाता है तो इसे कहां भेज सकते हैं, इसे आरएलओ भेज सकते हैं, और ये जो पिन्स है उन्हें पहले रिमूव किया जाएगा, उसके बाद में आरएलओ भेज देते हैं। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर क्या है, तो सबसे पहले एक बार उसे प्रेषक के लिए लौटाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14वें प्रश्न में पूछा गया है, जब तक देय सीमा शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है तब तक निम्नलिखित मदों वाली आयातित डाक वस्तुएं डाक द्वारा पारित नहीं की जाएंगी। यानी कि एक आर्टिकल है और इस पर कोई सीमा शुल्क बकाया है, और इस सीमा शुल्क का जब तक भुगतान नहीं होता है, पोस्टमैन को यह सलाह दी जाती है कि ऐसे आर्टिकल जिन पर कोई भी चार्जेस बकाया हो, चाहे वो कस्टम्स चार्जेस हो, सीमा शुल्क हो, या किसी भी तरीके से कोई पोस्टेज चार्जेस बकाया या अन्य कोई चार्जेस बकाया है, तो ऐसे आर्टिकल्स का वितरण पोस्टमैन के द्वारा नहीं किया जाएगा। कब तक, जब तक इन चार्जेस का भुगतान नहीं कर दिया जाता है तब तक। तो सभी आर्टिकल्स के लिए ये रूल्स है, चाहे वो आर्टिकल कॉइन्स हो, बुलियंस हो, या प्रीशियस स्टोन्स कुछ भी हो, सभी के लिए ये नियम है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 15वें प्रश्न में पूछा गया, मनी ऑर्डर में जिस व्यक्ति का ऐसे व्यक्ति के रूप में उल्लेख किया गया जिसे मनी ऑर्डर का भुगतान किया जाता है उसे कहा जाता है। यानी कि एक मनी ऑर्डर है, इस मनी ऑर्डर को भेजने वाले व्यक्ति को, यानी कि जो व्यक्ति इसको भेज रहा है प्रेषक है, यानी कि इसका जो सेंडर है, इसको क्या कहा जाता है मनी ऑर्डर की लैंग्वेज में, मनी ऑर्डर की लैंग्वेज में इसे रेमिटर कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, मनी ऑर्डर की लैंग्वेज में इसे रेमिटर कहा जाता है, भुगतानकर्ता कहा जाता है। जो व्यक्ति इसका भुगतान करता है भुगतानकर्ता कहा जाता है, रेमिटर कहा जाता है किसको, सेंडर को, यानी कि प्रेषक को। इस तरीके से आप लोग उसको ध्यान रखें, यानी कि यहां पर ईआर है आपका और यहां भी ईआर है, इस तरीके से आप लोग उसका ध्यान रखेंगे। जिस व्यक्ति को इसका भुगतान होने वाला है, यानी कि जो व्यक्ति इसको पाने वाला है, पाने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, पाने वाले को सामान्यतः हम लोग क्या कहते हैं, सामान्यतः उससे कहा जाता है एड्रेसी, और मनी ऑर्डर की लैंग्वेज में इसे क्या कहा जाता है, पेई। इसमें भी डबल ई और इसमें भी डबल ई। आप लोग कंफ्यूज नहीं होगे, ऐसे इस तरीके से आप लोग पढ़ाई करोगे तो अपनी। प्रश्न अब क्या पूछा गया कि मनी ऑर्डर का भुगतान किया जाना है, यानी कि उस व्यक्ति को क्या कहेंगे जिसके लिए मनी ऑर्डर का भुगतान किया जाना है, यानी कि पाने वाले के बारे में आपसे पूछा गया है। उसे क्या कहते हैं पाने वाले को, पाने वाले को अन्य भाषा में एड्रेसी कहते हैं, मनी ऑर्डर की भाषा में इसे पेई कहा जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16वें प्रश्न में पूछा गया कि घरेलू स्पीड पोस्ट से प्रेषित माल के बीमा की सीमा क्या है। यानी कि कोई व्यक्ति स्पीड पोस्ट के माध्यम से अपने डाक भेजना चाहता है और वो इस डाक वस्तु का बीमा करना चाहता है, तो अधिकतम बीमा की लिमिट क्या है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। स्पीड पोस्ट के मामले में बीमा की जो लिमिट है वो 1 लाख रुपए है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। बीमा से संबंधित ये प्रश्न, एक और प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि अगर आपने किसी आर्टिकल का इंश्योर करवा दिया, किसी डाक वस्तु का आपने बीमा करवा दिया, बीमित करवा दिया, तो क्या उस पर कोई एडी चार्ज लगता है क्या। तो बीमित आर्टिकल पर किसी भी प्रकार का कोई एडी चार्ज नहीं लगता है। ये क्या होता है, निःशुल्क होता है, इस पर कोई शुल्क नहीं लगेगा, ये फ्री रहता है। ये प्रश्न आपसे प्रश्न पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर
17वें प्रश्न में पूछा गया कि यदि कोई बीएनपीएल ग्राहक नियत तिथि तक भुगतान करने में विफल रहता है तो बिल की तारीख से बिल की राशि पर दंड प्रभार कितना है। यानी कि बीएनपीएल जो लोग फैसिलिटी का यूज करते हैं, बीएनपीएल का पूरा नाम है बुक नाउ पे लेटर, यानी कि आप लोग अभी बुक कर जाओ अपने आर्टिकल्स को, बाद में आप लोग भुगतान करते रहना। बीएनपीएल की फैसिलिटी किसे मिलती है, तो ये एक थोक कस्टमर को मिलती है। थोक कस्टमर कौन होते हैं, जो एक महीने में 10,000 रुपए का स्पीड पोस्ट का बिजनेस किसी पोस्ट ऑफिस से करते हैं। यानी कि किसी व्यक्ति ने एक पोस्ट ऑफिस से 10,000 रुपए की स्पीड पोस्ट एक महीने में बुक करवा दी तो उसे कहा जाता है थोक कस्टमर, यानी कि बल्क कस्टमर कहा जाता है। उनको मिलती है बीएनपीएल फैसिलिटी। बीएनपीएल फैसिलिटी में क्या है कि आप लोग पहले बुक करवा जाओ, बाद में पेमेंट करते रहना। तो पेमेंट के लिए कौन बिल बनाएगा, तो ऑफिस ऑफ पोस्टिंग, यानी कि जहां पर इन आर्टिकल्स को पोस्ट किया जा रहा है उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे ऑफिस ऑफ पोस्टिंग। ऑफिस ऑफ पोस्टिंग कहेंगे। ऑफिस ऑफ पोस्टिंग क्या करेगी, इसका बिल बनाएगी कब, जैसे एक महीने में, यानी मान के चलते हैं कि मार्च के महीने में आर्टिकल्स को बुक करवाया गया है, तो अगला जो महीना है यानी कि अप्रैल की जो 7वीं तारीख है, 7वीं तारीख तक इसका बिल बना करके जो बल्क कस्टमर है उसको भेज दिया जाता है। कौन सी तारीख को भेजेंगे, 7वीं तारीख को। इसे क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं बिल की डेट, बिल डेट इसे ही कहते हैं 7वीं तारीख को। और इस बिल का पेमेंट 7वीं तारीख से लेकर महीने की जो अंतिम तिथि है उससे पहले पहले करना होता है, उससे पहले पहले करना होता है। अगर कोई व्यक्ति 7 तारीख से लेकर के अंतिम तिथि जो कि महीने की है इस बीच में बिल का पेमेंट नहीं करते हैं तो उनसे सालाना 12% का उन पर पेनल्टी लगती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18वें प्रश्न में पूछा गया कि बिजनेस पार्सल की बुकिंग और वितरण के लिए अधिकतम बार क्या है। तो बिजनेस पार्सल की चाहे बुकिंग की बात करें चाहे करें बात हम लोग वितरण की, दोनों के लिए जो वजन की अधिकतम सीमा है वो है 35 किलोग्राम। आप लोग इस बात का ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 19वें प्रश्न में पूछा गया कि किसी भी प्राधिकृत सीबीएस डाकघर में अटल पेंशन योजना खाता खोलने के लिए अधिकतम आयु सीमा क्या है। यानी कि सीबीएस डाकघर में अटल पेंशन योजना के खाते को खुलवाया जा सकता है। एपीवाई अटल पेंशन योजना का पूरा नाम है। इसके लिए जो एज लिमिट है वो क्या है, 18 से लेकर के 40 के बीच में, यानी कि 40 से कम होनी चाहिए एज, 40 से अधिक नहीं हो सकती है। 40 से कम, 18 से ज्यादा 40 से कम, यानी कि लेस देन 40 ईयर्स होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20वें प्रश्न में पूछा गया कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जिसका शॉर्ट में क्या कहते हैं पीएमजेजेबीवाई, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत पंजीयन के लिए वार्षिक प्रीमियम की राशि क्या है। तो बात करें पीएमजेजेबीवाई प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में या बात करें हम लोग प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में, दोनों में ही जो प्रीमियम है उसका भुगतान कैसे किया जाता है, वार्षिक किया जाता है। पहले रेट्स कितनी थी, पहले रेट्स थी इसकी 330 रुपए एक साल के। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए प्रीमियम कितना था, 12 रुपए सालाना, 12 रुपए सालाना, यानी कि 330 रुपए और 12 रुपए दोनों में। आप लोग ध्यान रखें अलग अलग। अब अपडेट क्या कर दिया है, अपडेट में कर दिया है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में आपसे लिए जाएंगे एक साल के 436 रुपए और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए आपसे कितने रुपए लिए जाएंगे सालाना, 20 रुपए लिए जाएंगे प्रीमियम के रूप में। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। ये अपडेटेड डाटा है, ये वाला अपडेटेड डाटा है, ये ओल्ड डाटा है। जो भी आपको डाटा मिले आप लोग अपने आंसर में लगाएं। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए क्या है प्रीमियम, अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है और वैसे 436 रुपए इसका आंसर होगा। दोनों ही आंसर को आप लोग याद रखेंगे। एक्स्ट्रा पॉइंट ये है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की बात करें चाहे बात करें प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की, दोनों का जो प्रीमियम है वो वार्षिक जाता है। दोनों में जो
टोटल अमाउंट मिलता है, यानी कि बीमा कितने का होता है, दोनों में 2 लाख रुपए का बीमा होता है अधिकतम। बात करें हम लोग प्रीमियम की बात कर ली, उसके बाद एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए है 18 से 50 वर्ष और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए एज लिमिट है वो है 18 से 70 वर्ष। यहां से भी प्रश्न पूछे गए हैं, आप लोग इसका भी ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21वें प्रश्न में पूछा गया है कि सुकन्या समृद्धि खाता खोलने पर परिपक्वता से पहले कितने वर्षों के बाद बंद किया जा सकता है। प्रश्न में यह पूछा जा रहा है कि जो सुकन्या समृद्धि अकाउंट है, एसएससी के जो अकाउंट्स हैं उसे प्री मैच्योर रूप से, मैच्योरिटी नहीं प्री मैच्योर रूप से आपसे पूछ रहा है, प्री मैच्योर रूप से उसे कब बंद किया जा सकता है। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 5 वर्ष बाद, खाता खोलने के 5 वर्ष बाद इसे प्री मैच्योर रूप से क्लोज करवाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी लगाएं सबसे पहले इसका सही आंसर। एक्स्ट्रा पॉइंट लिखे आप लोग, सुकन्या के खाते को मिनिमम 250 रुपए से खोला जा सकता है और 50 रुपए के गुणक में खोल सकते हैं। 50 रुपए के गुणक से मतलब है 250 प्लस अगला 250 के बाद में 50 प्लस या प्लस 50, इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं, यानी कि मिनिमम 250, उसके बाद में आप लोग 300 या 350 इस तरीके से चल सकते हैं। आप लोग चलना चाहो 250 के बाद आप कहो 270 रुपए से खाता खोल दो, ये संभव नहीं है, 50 के गुणक में चलेगा। 50 के गुणक कैसे चलते हैं, 50 के गुणक का मतलब होता है कि ऐसी संख्या जिसमें 50 से मल्टीप्लाई होना चाहिए। जैसे 260 की बात करें, 260 और 50 का मल्टीप्लाई नहीं होगा मेरे दोस्त, इसको अगर आप लोग डिवाइड करोगे तो 50 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता है, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखें। इस तरीके से गुणक निकाले जाते हैं। तो बात कर रहे थे हम लोग सुकन्या खाते की, 250 रुपए से खोला जाएगा, 50 के गुणक में खोला जाएगा, 50 रुपए के मल्टीपल में खोलते हैं। एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 250 रुपए जमा कर सकते हैं, अधिकतम 1.5 लाख रुपए एक वित्तीय वर्ष में जमा किए जा सकते हैं। खाता खोलने से 15 साल तक पैसा जमा होता है। खाता खोलने के 21 साल बाद इसे मैच्योर रूप से क्लोज करवा सकते हैं। इन सारे क्वेश्चंस का आप लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22वें प्रश्न में पूछा गया है कि डाक जीवन बीमा के प्रापण के लिए अधिकतम बीमित राशि कितनी है। क्वेश्चन में क्या है, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सम एश्योर्ड फॉर प्रोक्यूरमेंट ऑफ पीएलआई। आपसे सिंपली ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि पीएलआई के लिए अधिकतम आप लोग कितने रुपए से पीएलआई ले सकते हो, यानी कि पीएलआई अधिकतम कितने रुपए की हो सकती है। तो मिनिमम की बात करें तो मिनिमम 20,000 रुपए से पीएलआई पॉलिसी ली जा सकती है और अधिकतम 50 लाख रुपए से पीएलआई की पॉलिसी ली जा सकती है। पीएलआई में टोटल 6 प्रकार की पॉलिसीज दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर, 50 लाख रुपए। क्वेश्चन नंबर 23वें प्रश्न में पूछा गया है, सीमा पर विनिमय का एक कार्यालय जो केवल भारत में विनिमय के अन्य कार्यालयों के नाम या उनसे प्राप्त बंद थैलों की प्राप्ति और प्रेषण करता है के रूप में जाना जाता है। आपसे यह प्रश्न पूछ रहा है कि एक ऑफिस ऑफ एक्सचेंज है और वो कहां पर स्थित है, वो बॉर्डर पर स्थित है। इसका काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ इसका क्या काम क्या है, इसका काम है बैग्स को, जो बंद थैले हैं उनको प्राप्त करना और उनको डिस्पैच करना, यानी कि उनको प्रेषित करना, प्रेषण करना इसका काम है। या इसका क्या काम है, इसका काम एक ये भी है कि ये एक ऑफिस है, इसने बंद थैलों को रिसीव कर लिया, यानी कि इसने बंद थैलों को रिसीव कर लिया या बंद थैलों को डिस्पैच कर दिया, यानी कि इसके पास में या तो बंद बैग आ सकते हैं या यहां से बंद बैग जा सकते हैं। इस तरीके की जो ऑफिस ऑफ एक्सचेंज है जो कि इंडिया में ही होती है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ऑफिस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ट्रांजिट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। ऑफिस ऑफ एक्सचेंज किसे कहते हैं, यह भी आपसे प्रश्न पूछा गया है, ऑफिस ऑफ एक्सचेंज किसे कहते हैं। तो विदेशों के साथ में फॉरेन कंट्रीज के साथ में जो हमारी पोस्ट ऑफिस डाकों का आदान प्रदान करती है उसे ऑफिस ऑफ एक्सचेंज कहा जाता है। यानी कि विदेशों के साथ जब हम लोग डील करेंगे, यानी कि इंडिया की कोई पोस्ट ऑफिस, इंडिया का कोई सॉर्टिंग ऑफिस या इंडिया का कोई भी सेक्शंस जब फॉरेन कंट्रीज के मेल्स के साथ में डील करता है, आदान प्रदान करता है, उसे कहते हैं ऑफिस ऑफ एक्सचेंज। तो बात करें ऑफिस ऑफ एक्सचेंज, 2 ऑफिस है इंडिया की ऑफिस ऑफ एक्सचेंज की बात करें, यानी कि एक ऑफिस ऑफ एक्सचेंज से दूसरे ऑफिस ऑफ एक्सचेंज की बात कर रहे हैं, यानी कि एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस की बात इंडिया में ही कर रहे हैं, तो उस समय जो ऑफिस होती है उसे कहते हैं ऑफिस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ट्रांजिट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसके लिए सही आंसर।
क्वेश्चन नंबर 24वें प्रश्न में पूछा गया कि विदेश हवाई डाक बंडलों को बांधने के लिए किस रंग की जांच पर्चियों का प्रयोग किया जाता है, यह आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो चेक स्लिप के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो एयरमेल के जो बंडल्स होते हैं उन पर कौन सी चेक स्लिप लगाई जाती है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो चेक स्लिप सबसे पहले आप जाने चेक स्लिप किसे कहते हैं। तो चेक स्लिप वो स्लिप होती है, चेक स्लिप वो स्लिप होती है जो लेबल बंडल के टॉप मोस्ट पर लगती हैं। लेबल बंडल कैसे कहते हैं आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले। तो इस तरीके से मान के चलते हैं, आपका ये लेबल बंडल है, ये इसकी नेक है, ये इसकी गर्दन है, यहां पर जो भी आपकी स्लिप लगती है उसे क्या कहते हैं, जो भी पर्ची लगती है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं चेक स्लिप, उसे क्या कहते हैं चेक स्लिप। और ये जिस रंग की होगी उस तरीके से इनके साथ में डील किया जाता है। जैसे अगर एयर मेल के कोई करस्पॉन्डेंस है, एयर मेल के कोई करस्पॉन्डेंस है तो उस पर ब्लू कलर के ये चेक स्लिप यूज की जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 25वें प्रश्न में पूछा गया कि निम्नलिखित थैलों को देय थैले नहीं माना जाता है। तो बैग्स दो प्रकार के हो सकते हैं, पहला है ड्यू बैग, यानी कि अगर आर्टिकल है या नहीं है इस बैग को बंद किया जाएगा और उसे भेजा जाएगा। दूसरा है नॉट अ ड्यू बैग। नॉट अ ड्यू बैग का मतलब है कि अगर आर्टिकल है तो उस बैग को बंद करेंगे और आर्टिकल नहीं है तो इस बैग को बंद नहीं किया जाएगा। प्रश्न में आपसे क्या पूछा जा रहा है, नॉट अ ड्यू बैग पूछा जा रहा है। पहला है ऑप्शन पैकेट बैग। तो पैकेट बैग, अगर पैकेट बैग के लिए आर्टिकल है तो इसे बंद करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। आंसर तो आपका मिल गया पैकेट बैग, ऑप्शन नंबर ए हो गया आपका सही आंसर। ऑप्शन नंबर में है टीवी। ट्रांजिट बैग की बात करें या अकाउंट बैग की बात करें या ब्रांच ऑफिस के बैग की बात करें तो ये ड्यू बैग होते हैं, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखें। तीनों ही ड्यू बैग है और ये नॉट अ ड्यू बैग है। नॉट अ ड्यू बैग पूछा गया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 26 की। 26 में पूछा गया है कि जो परीक्षण कार्ड है जो कि M26A फॉर्मेट में बनाया जाता है, M26A फॉर्मेट में बनाया जाता है, से निम्नलिखित संबंधित नहीं है। तो M26A क्या है, तो ये एक ट्रायल कार्ड होता है, इस बात का आप लोग ध्यान रखें, ये एक परीक्षण कार्ड होता है। आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है M26A क्या है। ऑप्शंस आपको अलग अलग दिए जा सकते हैं, आपको सही आंसर लगाना है। ये एक ट्रायल कार्ड है, ये एक परीक्षण कार्ड है। क्या ये एक परीक्षण कार्ड है, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। और ट्रायल कार्ड और क्या होता है, ट्रायल कार्ड एक सर्विस पोस्ट कार्ड होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर बी में एडवांटेज ऑफ अल्टरनेटिव मेल रूट, यानी कि ये वैकल्पिक डाक मार्ग का लाभ प्रदान करता है, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी डाक वस्तुओं के निरोध का कारण है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी भी सही है। और ऑप्शन नंबर डी में अदत्त डाक वस्तु, तो ये अदत्त डाक वस्तु नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। ट्रायल कार्ड से संबंधित ये ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है डाकघरों के बीच नकदी के प्रेषण को संलग्न करने के लिए किस थैले का उपयोग किया जाता है। यानी कि एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस के बीच में अगर नकदी का आदान प्रदान हो रहा है, यानी कि रेमिटेंस को एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में जाना है, तो किस बैग का इस्तेमाल किया जाता है, तो उस समय कैश बैग का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया डाक मंडल का प्रभारी मुख्य अधिकारी कौन होता है, यानी कि चीफ ऑफिसर कौन है पोस्टल डिवीजन के। तो पोस्टल डिवीजन के हेड कौन होते हैं, पोस्टल डिवीजन के हेड होते हैं सुपरिटेंडेंट, यानी कि एसपी या एसएसपी। जो डिवीजन्स ए कैटेगरी के हैं उनके हेड होंगे एसएसपी, जो डिवीजन्स बी कैटेगरी के हैं उनके हेड होंगे एसपी। तो ऑप्शंस देखें आप लोग, अधीक्षक ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपके लिए सही आंसर। बात करें आपके यूनिट्स के बारे में या बात करें आप लोगों से सब डिवीजन के बारे में, उसके हेड कौन होते हैं, तो सब डिवीजन के हेड इंस्पेक्टर भी हो सकते हैं और एएसपी भी हो सकते हैं, आप लोग इसका भी ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 29वें प्रश्न में पूछा गया कि बंदोबस्ती बीमा योजना के अंतर्गत बोनस के लिए पात्र होने के लिए डाक जीवन बीमा पॉलिसी के पूर्ण होने की न्यूनतम अवधि क्या है। प्रश्न बहुत अच्छा पूछा गया है। प्रश्न में यह पूछा जा रहा है कि आपने एक पीएलआई पॉलिसी ली, पीएलआई पॉलिसी में आप लोगों ने एंडोमेंट एश्योरेंस लिया। एंडोमेंट एश्योरेंस मतलब बंदोबस्ती बीमा योजना ली, बंदोबस्ती बीमा योजना ली या एंडोमेंट एश्योरेंस जिसे ईए या उसका दूसरा नाम भी है, क्या है उसका नाम, संतोष पॉलिसी ली है आप लोगों ने पीएलआई में। और आप लोगों को ये कब तक पॉलिसी चलानी होगी कि आप लोग इसके बोनस के लिए योग्य हो जाओ। तो
5 साल से पहले अगर कोई व्यक्ति अपनी पॉलिसी, ईए पॉलिसी हो या अन्य कोई पीएलआई पॉलिसी हो, उसे सरेंडर करता है तो उन्हें किसी भी प्रकार का कोई बोनस नहीं दिया जाता है। 5 वर्ष पूर्ण होने पर या उसके बाद में अगर कोई सरेंडर करता है तब उसके लिए बोनस के लिए एलिजिबल होते हैं। तो इसलिए इस प्रश्न के लिए जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 30वें प्रश्न में पूछा गया कि राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम, नॉट सिस्टम, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। एनपीएस के पूरे नाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए नेशनल पेंशन स्कीम की जगह सिस्टम दिया जा सकता है, जो कि गलत है। तो एनपीएस, राष्ट्रीय पेंशन योजना, नेशनल पेंशन स्कीम, एनपीएस के कार्यान्वयन और मॉनिटरिंग के लिए नोडल एजेंसी कौन सी है? तो आप लोग ध्यान रखें, पीएफआरडीए एक नोडल एजेंसी है या मॉनिटरिंग करती है, यही इंप्लीमेंटेशन करेगी, इसी का काम मॉनिटरिंग का है। किसके लिए नोडल एजेंसी, किसके लिए है ये नोडल एजेंसी है एनपीएस के लिए, नेशनल पेंशन स्कीम के लिए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। और इसी के साथ इस वीडियो को करता हूं मैं एंड। ये है अंत इस वीडियो का। धन्यवाद।